नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं ई मुद्रा पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंस, कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और कंपनी का फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। ई मुद्रा लिमिटेड इंडिया की एक लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो अपने ई मुद्रा ब्रांड के अंडर इंडिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जारी करती है। कंपनी का बिजनेस दो वर्टिकल्स में है। पहला डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज, दूसरा इंटरप्राइज सॉल्यूशंस। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीसीए मींस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा लाइसेंस मिली हुई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट होती है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का मेन बिजनेस है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का, और आप में से बहुत से लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में जानते और समझते भी होंगे। पर फिर भी मैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको एक बार बता देता हूं कि अगर कोई ये पहली बार सुना या फिर इस बारे में नहीं जानता होगा तो उन्हें समझ आ जाएगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी डिजिटल सिग्नेचर का काम करती है। तो आजकल के डिजिटल लाइफ में फिजिकल चीज़ें दूर होती जा रही है और बहुत से ऑफिशियल काम में अब आपके सिग्नेचर भी डिजिटल होते जा रहे हैं। तो क्या होता है ये डिजिटल सिग्नेचर? तो डिजिटल सिग्नेचर किसी पर्सन के सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और इसका यूज किसी डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड करने के लिए किया जाता है और ये सीसीए द्वारा जारी की जाती है। और सीसीए मींस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंपनी की की पॉइंट्स की बात करें तो ई मुद्रा इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जिसका मार्केट शेयर 38% है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्टर में कंपनी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन, पेपरलेस ऑफिस सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन फॉर सिक्योरिंग डेटा इन ट्रांसिट। कंपनी 20 से ज़्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे लार्ज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग कस्टमर्स के साथ मिलकर काम करती है। और साथ ही कंपनी के पास 88,457 चैनल पार्टनर्स भी हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कंपनी का बिजनेस दो वर्टिकल्स में काम करती है। पहला डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज, जिससे कंपनी को आज के डेट में 51% का रेवेन्यू आता है। दूसरा इंटरप्राइज सॉल्यूशन, जिससे कंपनी को आज के डेट में 49% का रेवेन्यू आता है। ई मुद्रा एकमात्र इंडियन कंपनी है जिससे यूरोपियन क्लाउड सिग्नेचर कंसोर्टियम के साथ साथ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ब्राउजर फॉर्म के सदस्य के रूप में एंट्री मिली हुई है। और साथ ही कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपर्टीज भी है। कंपनी ने अपने बिजनेस वर्टिकल्स के अंडर कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट को लगातार डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से कंपनी का कस्टमर बेस में काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिला। मार्च 2019 तक कंपनी के पास टोटल रिटेल कस्टमर्स 58,872 थे, जो इंक्रीज होकर मार्च 2021 तक 1,15,905 हो गए। और वहीं इंटरप्राइज कस्टमर को देखें तो मार्च 2019 तक कंपनी के पास टोटल इंटरप्राइज कस्टमर 249 थे, जो इंक्रीज होकर मार्च 2021 तक 518 हो गए। कंपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंपनी है। दूसरा, ई मुद्रा सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है। तीसरा, कंपनी का कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग और साथ ही ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी तेजी से इंक्रीज भी हो रहा है। चौथा, पिछले 3 साल से कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 22%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29% और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। कंपनी वीकनेस की बात करें तो पहला, स्टॉक पी अपने सेक्टर पी से डबल से ज़्यादा है। दूसरा, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.2 टाइम्स है, मीन्स पर स्टॉक का प्राइस 16.2 टाइम्स ज़्यादा पे करना होगा कंपनी के बुक वैल्यू से। तो सीधा समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। तीसरा, कंपनी के पास कैश काफ़ी कम है और डेट काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो डेट है कंपनी के ऊपर, ये डेट कंपनी के कैश से 4 गुना से भी ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 2,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक्चुअली 2,799 करोड़, 800 करोड़ समझ सकते हैं। तो 2,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। और आज के डेट में शेयर का प्राइस इसका 358 के आसपास में चल रहा है।
स्टॉक पी की बात करें तो 68.1 है। वही इसका इंडस्ट्री पी देखें तो 29.9, मतलब कि 30 आप इसका इंडस्ट्री पी कह लीजिए, स्टॉक पी इसका 68 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका स्टॉक पी, शेयर का स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से डबल से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हाई है और महंगा देखने को समझ में आ रहा है। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 21 रुपये कुछ समथिंग का इसका बुक वैल्यू है, 21.5 रुपये के आसपास का। वही इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 16.5, मतलब कि लगभग 16.5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है पर शेयर। अभी जिस शेयर का प्राइस मिल रहा है आपको पर शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से लगभग 16.5 गुना ज़्यादा, पीवी रेशियो लगभग 16.5 के आसपास का ये ऊपर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पीवी रेशियो भी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर हो रही है, स्टॉक पी देख के और प्राइस टू बुक वैल्यू देख के, ये दो रेशियो को देख के ये क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी जो शेयर का पर प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वैल्यूएशन हाई है। स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर है, प्राइस टू बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। खैर आगे चलते हैं और आगे डिविडेंड देखें तो डिविडेंड यहाँ पे कुछ खास नहीं है, 0.35 है, तो एक तरह से आप इसे 0 कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिविडेंड यहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू 5 है, आगे आपको स्प्लिट इसके शेयर में आगे आपको स्प्लिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो 5.90 का ईपीएस है। अब ये ईपीएस अच्छा है या फिर बुरा है, या अच्छा है तो कितना अच्छा है, क्या नहीं है, वो यहाँ पे नहीं कह सकते हैं क्लियर, क्योंकि ये बैलेंस शीट पे ही जाके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल में ही क्लियर हो पाएगा कि ईपीएस ओके है या ओके नहीं है। खैर वैसे तो ईपीएस अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे तो सिंपल एक चीज़ दिख रहा है, बट ये फिर भी वहाँ पे देखना होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ईपीएस। अगर हो रहा है तो फिर तो ईपीएस इसे अच्छा कंसीडर कर लेंगे। खैर आगे चलते हैं, आरओसी की बात करते हैं तो लगभग 30% के आसपास है, 29.5% का आरओसी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आरओसी देखने को मिल रहा है। वही आरओई की बात करें तो 31.7, लगभग 31.5% का आरओई है, जो कि ये भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 38.8, मतलब कि 39 आप कह सकते हैं, 39% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं इसका कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 136% का प्रॉफिट ग्रोथ है। फ्रेंड्स ये बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं कैश की बात करते हैं कंपनी के पास तो लगभग 13 समथिंग करोड़ का कैश है। वही अगर डेट देखते हैं तो 67.1 का डेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास जितना कैश है उससे 4 गुना से ज़्यादा लगभग कंपनी के पास कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा खासा ये एक परेशानी वाली बात है कि कंपनी के पास कैश कम है, डेट ज़्यादा है, और जो डेट है वो लगभग कंपनी से के पास कैश से 4 गुना ज़्यादा है। तो ये तो अच्छी खासी दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पे। खैर आगे बैलेंस शीट में देखेंगे और डिटेल में। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 61% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा और बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। 40% से ऊपर देखा जाता है कि होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो प्रमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आइए फ्रेंड्स अब सिंपल और सीधा सीधा समझ लेते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, मतलब क्या ठीक है और क्या परेशानी वाली बात है इस कंपनी में। इनिशियल रेशियो के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं, वो अब डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सीधी सीधी बातों में। तो पहले बात करेंगे अच्छा का। तो अच्छा क्या है, कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा देखने को मिला, आरओई बहुत अच्छा देखने को मिला, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा देखने को मिला। तो ये पांचों रेशियो आपके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और अच्छा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि दिक्कत वाली बात क्या है। तो दिक्कत वाली बात क्या है कि कंपनी के पास कैश कम है और डेट काफ़ी ज़्यादा है, 4 गुना से ज़्यादा डेट है जितना कैश है कंपनी के पास। तो ये एक सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। दूसरी परेशानी की बात क्या है कि वैल्यूएशन महंगा है, स्टॉक पी भी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड करा है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू भी बुक वैल्यू से लगभग 16.5 गुना ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है पर शेयर का प्राइस के हिसाब से। तो ये वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही है। ईपीएस एक तरह से अच्छा नहीं कंसीडर करेंगे, बट इसे अभी के लिए अवॉइड करिए, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस करेंगे डिटेल में हल्का सा। और डिविडेंड को अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात है, दोनों की दोनों सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यही देखने को मिली कि डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर और वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो दिक्कत ही काफ़ी है यहाँ पे समझने के लिए कंपनी में
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो अच्छी खासी दिक्कत वाली बात चल रही है। खैर, अभी इस इनिशियल रेशियो पे आप अभी डिसीजन ना ले, आगे चलते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट को और अच्छे से समझेंगे। तो ये है कंपनी का बैलेंस शीट। अगर सेल्स देखते हैं तो 2019 से मार्च 2022 अगर ये देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी के कोर बिजनेस से कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है देखना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, फाइनली नेट प्रॉफिट क्या है? खैर, उससे पहले अदर इनकम एक बार देख लेते हैं। अदर इनकम देखें तो कंपनी का कुछ खास नहीं है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो है। अदर इनकम जीरो से अच्छा है कि उससे पहले तो जीरो, 2020 में तो जीरो था और 19 से माइनस में था, बट अब प्लस में आ गई है और 1 करोड़ के कंपनी का अदर इनकम, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अदर इनकम भी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। कंपनी जिस साइज के हिसाब से अदर इनकम है। खैर, और ये इंक्रीज होता जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो और अच्छी बात होगी। चलिए अब नेट प्रॉफिट देखते हैं, फाइनली कंपनी के पास क्या बचता है क्या नहीं बचा। तो ये देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, हालांकि पर ईयर इंक्रीज नहीं होता हुआ है। पिछले 3 साल से 19 में, 20 और 21 ये 3 साल तो फिक्स रहा आपका नेट प्रॉफिट, बट मार्च 2022 में कंपनी का लगभग डबल से ज़्यादा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, देखने को मिल रही है। वही ईपीएस की बात करें, जो अभी इनिशियल रेशियो पे बात करे थे, तो ईपीएस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, जो कि पिछले 3 साल से जो चल रहा था 2 पॉइंट समथिंग के आसपास में, 2.5 रुपये के आसपास में, अब वो 5 रुपये से ज़्यादा 6 रुपये के पास चला गया, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है ईपीएस, जो कि एक सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं डिटेल में बैलेंस शीट को और इसे समझें। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो सबसे पहले रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व देखें तो रिजर्व कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही अगर कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज देखें तो कंपनी का कर्ज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात इस कंपनी में देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है कि कंपनी का डेट ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से जो 20-21 करोड़ के आसपास था, उससे 2 गुना भी ज़्यादा हो गया है बढ़ के अभी आज का डेट में, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिख रही है। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। कैश फ्लो जब भी चेक करें किसी भी कंपनी को तो कैश फ्लो जरूर चेक करें। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर बात करते हैं तो ये देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा था पिछले 3 साल से, बट मार्च 2022 में ये हल्का सा डाउन हुआ है। तो खैर, बहुत ज़्यादा गैप नहीं आया, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए कि परेशानी की बात है, बट फिर भी ठीक है, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ही है, इसे कंसीडर कर सकते हैं। वही नेट कैश फ्लो करें देखें, क्योंकि नेट कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी होता है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो होना चाहिए और वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है तो और अच्छी बात है। अगर ना भी इंक्रीज हो रहा हो अच्छे तेजी से, बट रहे नेट कैश फ्लो तो जरूरी होता है देखना। तो नेट कैश फ्लो देखें तो मार्च 2019 में माइनस में था, 20 में प्लस में आया, 21 में फिर से माइनस चल गया और 22 में फिर से प्लस में आ गया है। तो कंपनी के पास अभी नेट कैश फ्लो 6 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो नेट कैश फ्लो अगर देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी के पास कैश फ्लो है, जो कि ठीक है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब बात करते हैं कि क्या फाइनेंशियली देख के क्या समझ में आया। तो मैं फाइनेंशियली मैं यही बोलूँगा, जितने भी नंबर से जो भी फिगर्स मुझे देखने को मिले, जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने, मुझे एक ही समझ में आ रही है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इस पर लंबे अवधि में बहुत ज़्यादा इस पर बिड करूँ, अच्छा खासा कैपिटल या फिर लंबे समय तक इसके साथ जाऊँ। अभी फ़िलहाल के लिए जो कंपनी की हालात है, मुझे वो नहीं लग रही है जाने के लिए। हाँ, अगर आप लंबे अवधि में जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है इसके फाइनेंशियल को नंबर को देख के कि यही कि इसके साथ 1 साल से 3 साल के आसपास में इसे क्लोजली मॉनिटर करते हुए इसके साथ जा सकते हैं और हल्के कैपिटल के साथ जाना शुरू करना सही रहेगा फिलहाल के लिए। अगर आगे जाके कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है, कंपनी के नंबर्स सुधरते हैं और सब कुछ सही देखने को मिलता है, तो फिर आप कैपिटल इस पर इंक्रीज करना बेटर होगा। बट फिलहाल के लिए पहले तो व्यू 1 से 3 साल के अंदर का रहे
और कैपिटल हल्का रहे, यही मेरा कहना होगा। तो बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे कहने पे या इस वीडियो के आधार पे आप अपना डिसीजन लें। आप अपना डिसीजन लेने से पहले आप अपने लेवल पे रिसर्च जरूर करें, देन आप डिसीजन लें। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें।